सो लेट्स स्टार्ट विथ, देखिए प्रीवियस जो 3-4 लेक्चर हुए अपने, उसमें हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर बात की और पिछले 2-3 लेक्चर से तो हम कंटिन्यूअसली उस पर जो पॉसिबल न्यूमेरिकल्स हैं उस पर हमारा डिस्कशन कंटिन्यू था। तो काफी अच्छी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमने उसमें सॉर्ट आउट कर लिए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट जो लास्ट के क्वेश्चंस हमने देखे थे उसमें हम एक्सेलरेशन का रेफरेंस भी बना रहे थे। उसी बात को कैरी करते हुए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियरली है, आपको दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है ठीक से? हाँ यस सर। हाँ सर। इन केस अगर कुछ लैग होता है तो आप रिज्वाइन करें, दोबारा ज्वाइन कर लें तो वो लैगिंग निकल जाएगी। वेल, आज के लेक्चर में या इनफैक्ट यहाँ से आगे कपल ऑफ लेक्चर्स जिसे हम कहें, 2-3 लेक्चर में मैं खास बात करूंगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, नॉट टू बिगिन विथ, एक छोटे से क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है लाइक दिस, इसका मास हमने क्लेम कर लिया 60 किलोग्राम, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, कुछ डिस्टेंस पर एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, लेट्स से 6 मीटर का गैप है, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारे पास यहाँ लेट्स से 12 किलोग्राम। ठीक है, दिस इज द सिचुएशन। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे? यस, ग्रेविटेशनल फोर्स। सिंपल रिपीटेड कैलकुलेशन होता जा रहा है। तो अगर हम इसका फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो कैसे करें? जी, वन ऑफ द मास इज 60, अनदर मास इज 12 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जो है ना 6 है तो उसका स्क्वायर। लेट्स कंटिन्यू द कैलकुलेशन। So this will become 40 by 6 into 10 to the power minus 11. ये कंटिन्यू हो गया 60, 12 और ये हो गया 36। ठीक है। Now if you just complete with the calculation, हम बोलेंगे ये 0 सॉरी ये 6 और 60 कट गया 10 से, और ये 12 ये कट गया 3 से। So roughly हमें एक आंसर मिल रहा है, दैट इज ये 40 का 0 और 10 का 0 भी अगर मैं एडजस्ट कर लेता हूं तो मुझे मिलेगा 4/3 into 10 to the power minus 9 न्यूटन। Am I correct with this? So this is what expected force हमें मिलता है। अब बच्चों ये जो फोर्स एक्ट होगा ये दोनों ब्लॉक्स को या दोनों मासेस को ऐसे अट्रैक्टिव नेचर का मिलेगा लाइक दिस। तो इस फोर्स की वजह से क्या होगा, ये मासेस जो है ना एक दूसरे की तरफ ऐसे अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। दे विल बी लाइक एक्सपीरियंसिंग अ पुल टुवर्ड्स ईच अदर। नाउ अब सिंपल सी बात है, अगर एक फोर्स एक्ट हो रहा है एक पुल वहां पे अगर डेवलप हो रहा है तो एक्सेलरेशन तो आना चाहिए। सो एक जनरलाइजेशन के लेवल पे अगर मैं पहले ब्लॉक के लिए सॉल्व करूं तो मुझे ऐसे लिखना चाहिए, फोर्स इज इक्वल टू फर्स्ट मास एंड फर्स्ट एक्सेलरेशन। और उसी तरीके से अगर मैं सेकंड मास के लिए लिखता हूं तो मुझे लिखना चाहिए सेकंड मास एंड सेकंड एक्सेलरेशन। ये कल हम कर चुके थे पिछले लेक्चर, जस्ट मैं रिपीट करके यहीं से शुरू करना चाह रहा हूं ताकि माइंड आपका एकदम क्लियर रहे। तो ऐसी सिचुएशन होगी, आपने नोटिस किया मैंने यहाँ पे F1 और F2 ऐसा नहीं लिखा, क्योंकि हम ये बार बार कहते आ रहे हैं कि दोनों मासेस पर फोर्स हमेशा इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड में फोर्स इक्वल होगा, डायरेक्शन में अपोजिट होगा। अब देखिए पहले ऑब्जेक्ट पर जो एक्सेलरेशन डेवलप होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, जबकि दूसरे ऑब्जेक्ट पर जो एक्सेलरेशन डेवलप होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। करेक्ट है? यहां मुझे लिखना चाहिए m1। नाउ लेट्स हैव इट्स पॉसिबल कैलकुलेशन। इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो पहले ऑब्जेक्ट पर आएगा 4/3 into 10 to the power minus 9, और ये वाला जो मास है ये 60 है। So this will work out as 4 divided by 60 into 3 into 10 to the power minus 9.
करेक्ट। और दूसरे ऑब्जेक्ट पर अगर हम एक्सेलरेशन निकालते हैं, सो दिस विल वर्क आउट एज 4/3 into 10 to the power -9 डिवाइडेड बाय द सेकंड मास इज 12 किलोग्राम। तो सेकंड वाला एक्सेलरेशन हमें मिलेगा 4 डिवाइडेड बाय 12 into 3 into 10 to the power -9। ऑफ कोर्स ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर और यहाँ पर भी आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कैलकुलेशन कर ले। कैलकुलेशन करने के बाद हमें एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन यहाँ मिल जाएगा और एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन यहाँ मिलेगा, और हम ये बिल्कुल क्लियरली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये दोनों एक्सेलरेशन डिफरेंट है। ऑब्वियस बात है, ये आंसर अलग है, ये आंसर अलग है ना। मतलब हर एक मास अपनी अपनी प्रोपोर्शन में, अपने अपने मास के प्रोपोर्शन में सामने वाले ऑब्जेक्ट पर एक्सेलरेशन लगा रहा है। फोर्स सेम होगा लेकिन एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। व्हाट द पॉइंट? Yes, sir. अब ये जो मामला है ये दो सादे सीधे मासेस का है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स विच हैज गॉट मास, उसके साथ यही सिचुएशन होने वाली है। लेकिन इन दोनों में से, गौर से सुनना, अगर किसी एक मास के बारे में हमने ये कहा कि हम अर्थ का यूज कर रहे हैं, ठीक है, कोई दो सादे सीधे मासेस नहीं है, दोनों में से कोई एक मास हमने अर्थ ले लिया, ठीक है, और उसी वे में हमने कैलकुलेशन किया कि अर्थ के सेंटर से दूर कहीं दूसरा ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास m है, सादा सीधा, और ये कैपिटल M, मास ऑफ अर्थ कैपिटल M। तो ऑब्वियस बात है बेटा बच्चों, यहाँ पे भी वैसी सिचुएशन आ जाएगी, एक फोर्स इधर आएगा, एक फोर्स इधर आएगा, फोर्स उसी तरीके से बनेगा। तो ये सिचुएशन अर्थ के लिए जब डेवलप हो जाती है, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल जब अपने अतराफ की सारी चीजों को खींचने लगता है, तो अर्थ के पुल करने की वजह से, अर्थ के ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से भी कुछ इस तरीके का एक्सेलरेशन डेवलप होगा जैसे यहां डेवलप हुआ है। करेक्ट है? यस सर। तो एक ऐसा एक्सेलरेशन जो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से डेवलप होता है उसे कहा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी ये जब वर्ड आएगा ना, ये खास अर्थ के लिए आएगा, याद रखिए, प्लैनेट्स के लिए आएगा खास। यहां हम ऐसे नहीं बोलेंगे, यहां हम इसे सिर्फ एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। लेकिन ग्रेविटी ये वर्ड जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हम खास उस वक्त अर्थ या किसी एक प्लैनेट, सेलेस्टियल बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अर्थ के साथ भी यही मामला है। अब हम अर्थ का कंसिडरेशन कुछ इस तरीके से करें या कुछ इस तरीके से करें, जैसे मान ले अभी यहां मैं बना रहा हूं लाइक दिस, ऐसे कर लें। अब कोई ऑब्जेक्ट यहां दूर रखा हुआ है अर्थ के, या इवन सरफेस पे रखा हुआ है, दोनों में ग्रेविटेशनल पुल डेवलप हो जाएगा। तो जाहिर बात है ये ऑब्जेक्ट अर्थ को अपनी तरफ ऐसे खींचेगा और अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगी। करेक्ट? अब सोचिए, ये छोटा सा ऑब्जेक्ट अगर अर्थ को अपनी तरफ खींचे और अर्थ बीइंग सो ह्यूज, सो लार्ज, अगर इस छोटे से ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचे तो किस पर एक्सेलरेशन ज्यादा मीनिंगफुल बनेगा? इस ऑब्जेक्ट पर बनेगा कि अर्थ पर बनेगा? ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट पर बनेगा, अर्थ पर तो नेग्लिजिबल बनेगा, बिल्कुल नहीं के बराबर बनेगा, कोई उसका मीनिंग नहीं रहेगा। इसका मतलब अर्थ के सराउंडिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको अर्थ अपनी तरफ खींचती है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स पर लगा रही होती है उसकी वजह से जो एक एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा होता है, उसी एक्सेलरेशन को हम क्या कॉल करते हैं? यस, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी। अब चूंकि ये खास है, ये स्पेशल है, ठीक है ना, इसलिए इसे ए ऐसे नहीं बोलते हैं, इसे हमें खास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं जी। गेटिंग द पॉइंट? खास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम इसे देते हैं और इसे कहते हैं जी। और इसकी वैल्यू भी हमें पता है, कितनी वैल्यू आएगी? कल के प्रॉब्लम में निकाला, 9.8। पिछले लेक्चर के प्रॉब्लम 9.8। में हमने इसे सॉल्व किया था। हमें पता चलता है कि जी की एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाती है टू इट्स राउंड ऑफ नंबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितनी इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू आती है। अब आज के लेक्चर में हमें इसे ही थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है कि ग्रेविटी जो अर्थ की है वो कैसे बिहेव करती है। डिस्टेंसेस चेंज करें, थोड़ा सा अर्थ के नीचे चले जाएं या थोड़ा अर्थ के ऊपर चले जाएं, या अर्थ के रोटेशनल इफेक्ट की वजह से उस पर क्या असर पड़ता है, क्या वो ग्रेविटी में कुछ फर्क आता है क्या, कोई दूसरा प्लेनेट अगर हम अर्थ की जगह कंसिडरेशन में ला लें
जिसका मास अर्थ से अलग है, जिसका रेडियस अर्थ से अलग है, तो क्या उस प्लैनेट की ग्रेविटी में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? ऐसे कुछ कैलकुलेशंस आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बट आई जस्ट वांट टू नो वन थिंग, आपको क्लियर हो गई कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या है यहाँ पे? यस, ज्यादा कुछ Yes. नहीं है, जो सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपनी तरफ खींच रहा है। जब फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन जरूर आएगा। तो जितने एक्सेलरेशन से कोई चीज अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है, कोई चीज अर्थ की तरफ गिरती है, उसी चीज को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मैं चाहता हूं कि हम इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला बना लें। ठीक है, मैं इसके फॉर्मूले को दो तरीके से आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। पहला अप्रोच मेरा कुछ ऐसा है कि ये अर्थ है मान लें, ठीक है, सेंटर ऑफ द अर्थ का मास है कैपिटल एम, और अर्थ का जो अपना खुद का रेडियस है वो कैपिटल आर है, ठीक है। और कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बिल्कुल अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है विच हैज गॉट मास एम। तो आप मुझे ये बताएं, सबसे पहली चीज आप मुझे ये बताएं कि यहाँ इस सिनेरियो में जबकि ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे टच कर रहा है, बताएं फोर्स कितना है और कैसे लिखें, ग्रेविटेशनल फोर्स हम कैसे लिखें? गो अहेड कैपिटल जी। M by M. R square. Capital m डिवाइडेड बाय R square. आर स्क्वायर। आपको यहाँ ये बात तो परेशान नहीं करेगी ना कि सर ये ऑब्जेक्ट तो टच कर रहा था, डिस्टेंस 0 होना चाहिए? No, Yes. sir. नहीं, हम जानते हैं डिस्टेंस कहां से मेजर होता है? Center सेंटर ऑफ द से. सर्कल। अगर स्फेरिकल बॉडीज हैं तो उसके लिए सेंटर ऑफ द सर्कल इज द पॉइंट ऑफ मेजरमेंट, वहां से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे। आप सोचते हैं बेटा कि अगर कहीं फोर्स एक्ट होता है तो वहां एक्सेलरेशन जरूर आएगा, यस और नो? Yes. देखिए, इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्ट हो रहा है ऐसे अर्थ के सेंटर की तरफ, तो उस पर एक्सेलरेशन जरूर आएगा। अगर एक्सेलरेशन आ रहा होगा तो इस फोर्स को मैं कैसे लिखूं? टेल मी, हाउ डू आई राइट? m Into A. m into a। लेकिन जैसे मैंने कहा कि यहाँ ये जो एक्सेलरेशन इन्वॉल्व हो रहा है ये कुछ खास एक्सेलरेशन है, G. ये अर्थ की वजह से आने वाला एक्सेलरेशन है, तो इसे हम a नहीं लिखेंगे, हम इसे क्या G. लिखेंगे? g लिखेंगे, ठीक है। And just continue with the same formula as you have written, that is gmm divided by r square। अब आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज नोटिस करेंगे, ये मास कट गया, यहां से ये मास कट गया, और आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक बिल्कुल शानदार फॉर्मूला मिला, g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब नोटिस करें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? सिर्फ मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ प्लैनेट कह लीजिए, दूसरा रेडियस ऑफ द प्लैनेट। आप देखें यहां पर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर एक्सेलरेशन डिफाइन नहीं होता है। ऑब्जेक्ट यहां किसी भी मास का इन्वॉल्व हो, कल किसी बच्ची ने अच्छा सवाल किया था पिछले लेक्चर में कि सर अगर ये मास चेंज होगा तो क्या एक्सेलरेशन में फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, नो फर्क, नो डिफरेंस, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से जब हम देखते हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर कहीं कोई रोल प्ले नहीं करता है। अब सोचिए अगर ये मास 1 किलोग्राम का हो या 10 किलोग्राम का हो या 1 टन का हो, ठीक है ना, या किसी मिलियन टन का हो, कुछ भी हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का तो फॉर्मूला यही रहेगा। Yes, sir. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है? मास ऑफ अर्थ और साथ साथ रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ। अब अर्थ की बजाय कोई दूसरा प्लैनेट है तो मास ऑफ प्लैनेट, रेडियस ऑफ प्लैनेट does not depend on the mass of the objects. In fact, अगर हम यहाँ पर मास ऑफ अर्थ का एग्जैक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, जो हम आमतौर पर यूज करते हैं, करेंगे 6 into 10 to the power 24 किलोग्राम। रेडियस ऑफ द अर्थ का एक प्रॉपर वैल्यू इस्तेमाल करें, दैट इज 6400 किलोमीटर, और कन्वर्ट करके लिखें 6400 into 10 to the power 3 मीटर, और इसका कैलकुलेशन करके निकालें तो जी का आंसर हमें मिलेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। काफी आसान, क्लियर हुई बात? Yes, sir. ये एक्सेलरेशन को लिखने का मेरा पहला अप्रोच है, जहां पे मैंने आपको फोर्स से समझाने की कोशिश की। अब दूसरे अप्रोच पर जाते हैं बेटा, बहुत ध्यान से समझना। आपको याद होगा
हालांकि ऐसे दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, बट जस्ट बुक्स में पढ़ते वक्त आपको कोई दिक्कत ना आए कि भाई ऐसे क्यों लिखा सर ने, तो ऐसे लिखा था, ये अलग से ऐसे कैसे आ गया। दैट इज व्हाई आई एम जस्ट गिविंग एन एक्सप्लेनेशन। एक दूसरा अप्रोच ये है कि आपको याद होगा हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में एक जनरल ओपिनियन बनाया था कि किसी गिवन सिचुएशन में वेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। वेरी गुड, Unit per mass. ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है, वेट ग्रेविटेशनल फोर्स, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी ले चुका हूं मैं आपको। कभी कभी ग्रेविटेशनल फोर्स को वेट की फॉर्मेट में बताया जाएगा और कभी कभी डायरेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स बोल दिया जाएगा, तो हमें कोई कंफ्यूजन वहां नहीं होना चाहिए। वेट कुछ और नहीं है, प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब देखिए, वेट का जनरल फॉर्मूला हम सब लोग 9, 10 से इवन पढ़ते आए हैं। क्या लिखते हैं हम किसी भी गिवन सिचुएशन में वेट को? mg, करेक्ट है? Yes, राइट mg, कोई दूसरा चांस ही नहीं है, यही लिखते हैं, यही Yes, लिखते sir. आए हैं हम लोग। आप सोचिए ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लिखेंगे? ऐसी सिचुएशन अगर आपके सामने बना दी गई है, भाई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है एंड सो, तो इस सिचुएशन में ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लिखी जाएगी? G By R square. वी ऑब्जर्व अगेन द सेम थिंग, ये मास और ये मास कट गया एंड वी एंड अप बाय राइटिंग G इज इक्वल टू कैपिटल GM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। वही तो फॉर्मूला है जो अभी अभी लिखा था। अब चाहे तुम फोर्स के सिनेरियो में समझो या वेट के सिनेरियो में समझो, बात तो एक ही। फिर एक बार यहाँ वैल्यूज पुट अप करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा, सेम फॉर्मूला वी आर वर्किंग ऑन विथ। यस, Yes, sir. अब मुझे एक बात बताइए कि इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन क्या होता है? सोच समझ के बताइए। Towards Down. the center. टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ व्हाट? Earth. और एक बच्ची ने बोला डाउनवर्ड। वो मैकेनिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हम लोग ब्लॉक्स वगैरह पर ऐसे बोलते हैं भाई डाउनवर्ड, लेकिन जब पूरे प्लैनेट के रेफरेंस में सोचेंगे ना हम, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन जो है ना, वो हमेशा सेंटर ऑफ द प्लैनेट की तरफ होगा। अब इसका सिंपल सा रीजन भी है, देखो तो। ये अगर हम कहते हैं कि भाई ये प्लैनेट है, इमेजिन करिए आप, ऑब्जेक्ट्स को मैं कुछ यहां रखता हूं, कुछ ऑब्जेक्ट्स यहां रख देता हूं, कुछ ऑब्जेक्ट्स यहां रख देता हूं, कुछ ऑब्जेक्ट्स यहां रखता हूं, कुछ ऑब्जेक्ट्स यहां, कुछ यहां, कुछ यहां रखता हूं, एंड लेट्स से कि दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब इमेजिन करिए, ये जो ऑब्जेक्ट ऐसे यहां रखा हुआ है ना, इसके लिए फोर्स तो ऐसे जाएगा नीचे की तरफ, मतलब सेंटर की तरफ जाएगा। Yes, sir. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी तो सेंटर की तरफ जाएगा। लेकिन जो ऑब्जेक्ट यहां है, इसका फोर्स इमेजिन करिए कैसे होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे होगा ना, Yes, sir. तो बेटा ये भी सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ डायरेक्ट करेगा। इसे हम ऊपर नहीं कहेंगे, ऊपर नहीं कहेंगे, सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर की तरफ डायरेक्ट करेगा। अब हम इक्वेटोरियल लाइन पर रहते हैं इंडिया में, यहाँ पे आप लोग रहते हैं अराउंड इक्वेटोर पे, कहीं इक्वेटोर के ही नजदीक है ना पूरा हमारा लोकेशन, हम Yes, यहाँ sir. रहते हैं। तो अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे एक्ट करेगा बताइए तो? Center of the earth. ऐसे। अब क्या ऐसे कहने लग जाए हम, साइड में एक्ट हो रहा है? No, sir. ऐसे तो नहीं बोलेंगे। प्लेनेट के हिसाब से देखें तो सेंटर ऑफ द अर्थ, अब ब्लॉक है तो हम कहते हैं भाई डाउनवर्ड, लेकिन वो डाउन होते 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 जाता कहाँ है? Center. सेंटर ऑफ द अर्थ पे ही जाता है। तो फंडामेंटल बात याद रखिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है विल ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द Center of the सेंटर ऑफ अर्थ। तो जी का डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ प्लैनेट। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, मोटा मोटा हिसाब किताब लगाएं तो कौन कौन सी दो फैक्टर्स, तेजी से बताएं। Mass of the planet. मास ऑफ प्लैनेट, वेरी गुड, और रेडियस ऑफ द अर्थ। रेडियस ऑफ द प्लैनेट। अब वो प्लैनेट अर्थ हो या कोई दूसरा प्लैनेट हो, व्हाटएवर इट इज। कभी कभी थियोरी पेपर्स के हिसाब से आपको अगर मैं बताऊं, थोड़ा बहुत थियोरी के हिसाब से अगर सोचा जाए तो एक डिफरेंशिएशन पूछा जा सकता है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है। तो ये कुछ डिफरेंशिएशंस मैंने यहाँ पे पुट अप कर लिए हैं।
कुछ ऐसी बातें जैसे यूनिट है हो गया, डायमेंशंस हो गया, जिसे मैं यहाँ जरूरी नहीं समझता हूँ। अब क्या मैं यूनिट बता चुका हूँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशन वगैरह क्या बताने की जरूरत है। दैट इज m0 L1t -2। बिल्कुल फंडामेंटल बातें हैं जिन पर अलग से कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो मे बी फॉर अ थियोरी क्वेश्चन यू मे हैव सच काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी कि जहां पे ये पूछा जाए कि डिफरेंशिएट कर लें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में और क्या चीज, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में। तो थोड़ा सा इस पे आप मेहनत करें, इसे याद कर लें, ठीक है। यूनिट्स एंड अदर फैक्टर्स, कैपिटल जी, स्मॉल जी, एक्चुअल मीनिंग्स के हिसाब से आप इनको याद कर लें। ओके, नाउ वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू हाईलाइट, एक बड़ी काम की चीज, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लैनेट के डेंसिटी पे डिपेंड करता है क्या? सोचने वाली बात है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी हम कुछ चीजें आगे एक्सप्लोर करने वाले हैं। माइक किसी का ऑन रह गया, प्लीज ऑफ कर दें। तो आइए थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करते हैं। ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला अब हमें मिला, यस, रीड कर ले मन में इसे, gm/r²। बेटा अब इसमें सोचो, अगर मैं मास को कुछ अलग तरीके से लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। समझ रहे हैं आप? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम ना, तो मास इज Yes, इक्वल टू sir. क्या हो गया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। नाउ इन सच केस डेंसिटी, अब प्लैनेट तो स्फेरिकल्स होंगे, वॉल्यूम क्या हो गई, 4/3 पाई आर, 4/3 पाई आर क्यूब। ये मास का रिप्लेसमेंट मेन फॉर्मूले में कर देते हैं, तो फिर हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला कैसे लगेगा, ये g/r² मैंने थोड़ा अलग कर लिया, इनटू मास का रिप्लेसमेंट हो गया डेंसिटी 4/3, ये हो गया पाई आर क्यूब। अब ये काफी नोटिसेबल है कि यहां से ये r² फैक्टर और ये r की 3 पावर्स में से 2 पावर कट जाएंगी और सिर्फ r बचेगा। आप इसे ठीक ढंग से लिखिए, तो ये हो गया g इज इक्वल टू, पहले मैं 4/3 लिख रहा हूं, फिर मैंने लिखा पाई, फिर मैंने लिखा रो, फिर g और फिर r। देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब यहां गौर करने वाली बात है, अगर पूरे प्लेनेट की डेंसिटी कांस्टेंट मान ली जाती है, कांस्टेंट फिक्स ऊपर से नीचे तक, सरफेस ऑफ द प्लेनेट से लेके सेंटर ऑफ द प्लेनेट तक अगर एक जैसा मटेरियल है प्लेनेट का, कांस्टेंट, तो हम ये नोटिस करेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेडियस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीनिंग समझ आ रहा है? डायरेक्ट। लेकिन कब? जब डेंसिटी कांस्टेंट हो, जब डेंसिटी कांस्टेंट हो। देखो 4/3 पाई और जी तो कांस्टेंट है, खाली यहाँ तकलीफ कौन दे सकता है, डेंसिटी। अगर मैंने डेंसिटी को भी कांस्टेंट कर दिया तो जी और आर तो डायरेक्ट हो गए। यस सर। अब यहाँ आते हैं, डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, मास कांस्टेंट है। मैं कह रहा हूं मास कांस्टेंट है, इस फॉर्मूले के हिसाब से सोचो। तो बेटा अगर मास कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेडियस के साथ कैसे आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्स स्क्वायर। अब मोस्टली ऐसा ही होता है ना, डेंसिटी कहाँ कांस्टेंट होती है, हम देखते हैं प्लैनेट के अलग अलग लेयर्स होते हैं, अलग अलग उसकी सिचुएशंस होती हैं, है ना, अलग अलग किस्म की सॉइल्स होती हैं, तो डेंसिटी तो यूजुअली कांस्टेंट नहीं होती है। ये एक हाइपोथेटिकल बात है, थ्योरेटिकल बात है। ये प्रैक्टिकल बात तो यही है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और रेडियस ऑफ द प्लैनेट आपस में एक दूसरे के साथ कैसे माने जाए, Inversely proportional. ठीक है। और अगर मास के साथ भी उसका एक रिलेशन बनाया जाए तो हम कह सकते हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। गॉट द पॉइंट? यस सर। कुछ सिंपल क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखता हूं। अपनी जो मॉड्यूल मैंने आपको दिया है उसमें से मैं इलस्ट्रेशन बी से ये क्वेश्चन ले रहा हूं, बिल्कुल सिंपल। आज का जो लेक्चर है ये बहुत बेसिक लेवल पर रखूंगा मैं, बाकी वेरिएशन इन द ग्रेविटी जो है ये मैं कल के लेक्चर में कवर करूंगा। प्रोबेबली आज मैं हाइट के ऊपर थोड़ी सी बात कर लूंगा। कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये देखें, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट if mass of the planet is 180 times mass of the earth and radius of the planet is 1/4 times the mass of the radius of the earth। मतलब हम किसी और प्लैनेट के बारे में बात कर रहे हैं,
जिस प्लैनेट के डिस्क्रिप्शंस ऐसे हैं कि उस प्लैनेट का मास अर्थ के मास का 1/80 टाइम्स है और उस प्लैनेट का रेडियस अर्थ के रेडियस का 1/4 टाइम्स है। ये डिस्क्रिप्शंस क्लियर हुए बच्चों आपको? Yes, sir. आप सोचो बेटा, अर्थ के लिए हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे लिखते हैं? तो हम लिखते हैं सिंपल gm डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। बट आप अगर प्लैनेट के लिए ग्रेविटी लिखोगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखोगे, तो आप ऐसे लिखोगे ना, जी प्लैनेट का मास डिवाइडेड बाय जो भी रेडियस ऑफ प्लैनेट है उसका स्क्वायर। बिकॉज आप प्लैनेट के लिए लिख रहे हो तो फैक्टर्स भी प्लैनेट वाले आएंगे। करेक्ट है? अब यहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे आएगा? जी mp हटा दें, उसकी जगह लिख लें m/80। rp हटा दें, उसकी जगह लिख लें r/4 का स्क्वायर। अब इसे थोड़ा रीअरेंज कर लें, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ऊपर चला गया, 80 नीचे आया, gm डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आप मुझे बताएं ये gm डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर क्या है? जी है। तो ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट 16 और 80 डिवीजन काटो, कितना होगा? 1/5 1/5 जी। तो सिंपली हमें ये पता चलता है कि इस डिस्क्रिप्शन का अगर कोई प्लैनेट है तो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के मुकाबले में 1/5 हो जाएगी। समझे नहीं समझे? यस Yes, sir. तो वहां ग्रेविटेशनल इफेक्ट कम नजर आएगा, कम। अब अर्थ का जैसे 10 मान लेते हैं, 10 इमेजिन कर लें। इमेजिन क्या, हम यूजुअली मैकेनिक्स वाले कैलकुलेशन में तो 10 ही लेते हैं, 10 मान लेते हैं। तो प्लेनेट पर कितना हो गया? 2. 5 से डिवाइड कर लें, 2, Two. ओनली 2। तो अगर उस प्लेनेट पे चले जाते हैं, मैकेनिक्स के सारे प्रॉब्लम हमें सॉल्व करने होंगे तो एक्सेलरेशन 2 लेना पड़ेगा। समझ आई बात? यस सर Yes, sir. ओके, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, कोई बड़ी बात ही नहीं आज, कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं, बिल्कुल वैसे ही ऑर्डर में मैं आगे चलूंगा जैसे मैंने आपको फोर्स से रिलेटेड चीजें समझाई। पहले फोर्स का पूरा मामला आपके सामने रखा, फिर मैंने 3 और लेक्चर लिए जहां न्यूमेरिकल्स थे। तो आज मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का पूरा मामला आपके सामने रखूंगा, उसके बाद फिर उसमें वेरिएशंस अलग अलग लेवल पर मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा इंशाल्लाह। आइए एक और देखते हैं। मास ऑफ मार्स, कोई प्लैनेट है मार्स, ठीक है? तो मास ऑफ प्लैनेट, अब उस प्लैनेट का नाम मार्स है। 1/9 टाइम्स द रेडियस, 1/9 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। तो ये अर्थ के मास का 1/9। रेडियस कितना है इसका? अर्थ के रेडियस का हाफ, ठीक है? वेट ऑफ द बॉडी हैविंग मास 1000 ग्राम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सॉरी, व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉडी हैविंग मास 1000 ग्राम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ? तो अर्थ, क्वेश्चन मेरा ख्याल है थोड़ा और एक्सटेंड होना चाहिए, अर्थ एंड मास, एंड मार्स। मतलब एक 100 किलोग्राम की ऑब्जेक्ट का वेट आप क्या करो, अर्थ पे भी निकालो और मार्स पे भी निकालो। ठीक है? क्वेश्चन समझ आ गया? थोड़ा सा करेक्शन कर लो क्वेश्चन में। 100 नहीं, 1000 किलोग्राम मास का कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका वेट हमको अर्थ पे भी निकालना है और मार्स पे भी निकालना है। क्वेश्चन समझ आ गया? यस यस सर अब पहले बताओ, अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है? gm/r². कोई प्लेनेट पे क्या लिखेंगे? mp/rp GM. ठीक है, और डिस्क्रिप्शन जो बताए वो इस्तेमाल करो, अपनी मन से तो कोई लेने की जरूरत नहीं है, जो डिस्क्रिप्शन बोला वो ले लो। जी m/9 r/2 का स्क्वायर, तो जीपी इज इक्वल टू जी कैपिटल एम बाय 9 तो गया नीचे, ये हो गया r स्क्वायर, 4 जाएगा ऊपर। करेक्ट किया हमने इसको? यस सर ये फैक्टर क्या निकल के आया? जी जी तो इसका मतलब प्लैनेट वाली ग्रेविटी कितनी हो गई? 4/9. इज इट ओके? यस चलिए ये ठीक है।
मतलब इस डिस्क्रिप्शन वाले प्लैनेट के बारे में जो हम बात कर रहे हैं उसका आंसर हमें ये मिला कि इस प्लैनेट पर 4/9 G हो जाएगा। Got the point? अब बात Yes, sir. करते हैं वेट की। बिल्कुल सिंपल सी बात है बेटा, फंडामेंटल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। मे बी आपने 10th में भी इस तरीके के क्वेश्चंस कुछ करने की कोशिश करी होगी। देखो, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी के बारे में बात चल रही है, बॉडी बोला है इसने तो चलो बॉडी लिख लेते हैं, ऑन अर्थ, पहले अर्थ पे निकालते हैं। तो मैं ऐसे लिखूंगा ना बच्चों, mg, यही करूंगा मैं। Yes, sir. Yes, sir. अब m कितना है? 1000। 1000. g का स्टैंडर्ड वैल्यू कितना? 9.8। 1000 into 9.8, आंसर 9800 न्यूटन। वेट, न्यूटन यूनिट लगेगा क्योंकि हम जानते हैं वेट कुछ और नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। सही? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब यही कैलकुलेशन बच्चों हमें करना है वेट ऑफ बॉडी ऑन मार्स। तो हम क्या लिखेंगे? mgp, जीपी लिखेंगे भाई, मार्स का जो भी प्लैनेटरी लेवल पर जो भी ग्रेविटी होगी वो लिखेंगे हम। आपने नोटिस किया मास में कोई फर्क नहीं पड़ा। 1000 ग्राम का मास, 1000 किलोग्राम का मास दुनिया में, यूनिवर्स में कहीं भी जाए 1000 ही रहता है। वेट में फर्क पड़ेगा। वेट ग्रेविटेशनल इफेक्ट का नतीजा है। वेट जो बनता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बनता है। समझ रहे हैं बात? Yes. अब मास कितना हो गया? 1000। ये वाली ग्रेविटी कितनी है? 4/9 G। 4/9 G, चलो मैं लिख लेता हूं 4/9 G, एक स्टेप बढ़ जाएगी और क्या। तो ये हो गया 1000 into 4/9 into 9.8। ठीक है, अब 9.8 into 1000 अगर मैं कर लेता हूं तो मैं जानता हूं वो कितना हो गया, 9800 into 4, ये डिवाइडेड बाय 9। अब ये कैलकुलेट करके आप बता दो कितना होता है, जब तक मैं अगला क्वेश्चन सर्च कर लूं। यस, ओके, किसी ने एस्टिमेट किया, आंसर आया 4355.5। 435.5 यही था। Yes, 4355.5 न्यूटन। ओके, सो दिस इज एन एक्सपेक्टेड आंसर। अब बेटा नोटिसेबल बात है, ऑब्जेक्ट तो वही था, तो फिर वेट में फर्क क्यों पड़ा? बताओ। मास और Gravity. वेट ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से आता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का नतीजा, उसका जो आउटपुट है वो वेट है, मोटा मोटा अगर ऐसे समझाएं आपको तो। और मास वो तो बॉडी का कंटेंट होता है, उसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, एक छोटे से चीज का आंसर करिए मुझे। अगर हम कहीं प्लेनेट पर नहीं है, ठीक है, किसी प्लेनेट पर नहीं है, स्पेस में कहीं है, खाली जगह में, स्पेस में, तो वेट कितना होगा? 0. 0, बिल्कुल सही, शाबाश। क्योंकि स्पेस में किसी प्लेनेट पर हम होते नहीं है, मतलब क्या एब्सेंट हो गया? ग्रेविटेशनल फील्ड, वहां ग्रेविटी है ही नहीं। तो फिर वेट कैसे बनेगा भाई? वेट तो उस वक्त बनेगा ना जब किसी मास को एक्सेलरेशन और ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इमेजिन करिए ये 1000 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, स्पेस में चले गए, स्पेस खाली जगह, किसी प्लेनेट के इन्फ्लुएंस में नहीं, हम बिल्कुल आउटर स्पेस, बाहर चले गए, अर्थ से भी अटैच नहीं है, कहीं भी अटैच नहीं है, बिल्कुल आउटर स्पेस में चले गए। सोच समझ के बताना, वेट कितना होगा? बोल चुके हैं आप, कितना होगा वेट? 0. 0.
Zero. कितना होगा मास? 1000. 1000. तो पता चला है मास जो है ये एब्सोल्यूट लेवल पर रहेगा, बदलेगा नहीं चेंज होगा। समझ आ रही है बात? वेट Yes, sir. बदल सकता है। अर्थ के सरफेस पर थे तो 9800 आ गया न्यूटन वेट। अर्थ के सरफेस से दूर चले गए, स्पेस में चले गए, वेट 0 हो गया। किसी दूसरे प्लेनेट पर चले गए, मार्स में, वहां अगर ग्रेविटेशनल फील्ड कम था, उसका ग्रेविटी कम थी, उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज थी, तो वेट भी डिक्रीज हो गया। यस और नो? Yes. Okay. So these are certain things which we need to elaborate and estimate in general conditions. Okay. एक और चीज छोटी सी, कंपैरेटिवली अगर हम मून के साथ कंपेयर करें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, मून भी तो अपना एक मास रखता है, उसका एक अपना खुद का रेडियस है। इस हिसाब से अगर हम कंपैरिजन करें तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि मून पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आती है ना, मून वाली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की 1/6 होती है। 1/6 नहीं, 1/6 कम होती है। अरे भाई मून का मास कम है, रेडियस कम है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कम हो जाएगी ना। यस और नो? Yes, sir. अब मान लेते हैं कि एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ध्यान से समझना, उस ऑब्जेक्ट का मास 6 किलोग्राम है। अब बताओ इस ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पर कितना होगा और इसी ऑब्जेक्ट का वेट मून पर कितना होगा? मून पे 0 होगा। अरे बाप रे, गोइंग कंप्लीटली रॉन्ग। अरे भाई वेट होता क्या है? mg. 10 होगा, 60 होगा वहां पे। मून पे ऐसे लिखूंगा ना, mgm। अरे मून की ग्रेविटी। Yes, sir. अरे फंडामेंटल पढ़ा रहा हूं, आज का लेक्चर बिल्कुल बेसिक है, गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए इसमें। अभी तो शुरू करा है अपन ने इसको। अर्थ पे 60 सर। अर्थ पे 60 होगा और मून पे 10. अब अर्थ पे 60 तुमने इस हिसाब से बोला कि तुमने जी को 10 ले लिया, ठीक है, जी को तुमने 10 ले लिया। चलो 10 ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, अब आदत हो चुकी है, 10 ले लो। तो अर्थ पे अपन देखेंगे ये 6 into 10 कितना हो गया? 60। और वही मून पे कैलकुलेट करोगे तो 6 into 10 नहीं लोगे ना, 10/6। यस। समझे नहीं समझे? Yes, sir. तो 10 न्यूटन हो जाएगा। कितना फर्क पड़ा? मतलब अर्थ पर अगर कोई चीज 60 न्यूटन का वेट रखती है, ठीक है, 60 न्यूटन का वेट अगर रखती है अर्थ पे कोई चीज, तो वो मून पे जाने के बाद सिर्फ 10 न्यूटन का वेट रखती है, तो मून पे इंसान को हल्का हल्का महसूस होगा, लाइट वेटेड महसूस होगा उसको। समझा नहीं समझा? ऐसा Yes. लगेगा कि यार अपना वजन कम हो गया है। अब कोई इंसान, तुम में से तुम्हारे जैसा कोई इंसान मान लो 60 किलोग्राम का है, मैं नंबर्स थोड़े से इजी यूज कर रहा हूं। कोई इंसान है अर्थ पे वो 60 किलो का है, बताओ अर्थ पे उसका वेट कितना होगा और मून पे कितना होगा? अर्थ पे 600. यस, 60 into 10। अर्थ पे कितना हो गया? 600 न्यूटन। मून पे बताओ 60 into 10/6। 100. 100। 100 न्यूटन. तो अर्थ पे उसका वजन जो है वो 600 न्यूटन का फोर्स लगाता है, जबकि मून पे उसका वजन खाली 100 न्यूटन का फोर्स लगाता है। तो हल्का तो हो गया ना वो बेचारा, Yes, sir. है ना। हम लोग अक्सर देखते हैं ना ऐसे, कभी कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह देखी हमने, तो एस्ट्रोनॉट्स जो हैं मून पे चलते वक्त, एस्ट्रोनॉट्स मतलब समझते हैं, वो सूट वूट पहन के जाते हैं, Yes, sir. अब मून पे चलते वक्त ऐसे जंप करने लगते हैं। क्यों? चलने नहीं आता क्या उनको? वेट कम होता. वेट कम होता है। मून पे क्या होता है? ग्रेविटी कम हो रही होती है। अब हम अर्थ पे चल चल के हमको उस तरीके की एक बिहेवियरल प्रैक्टिस हो चुकी होती है, मतलब कि इतनी ग्रेविटी है अर्थ पे, तो हम उसके लिए हैबिचुअल हो चुके हैं। अब हम सडनली स्पेस में चले गए, मून पे चले गए, ऑल्दो वो एस्ट्रोनॉट लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स के बाद जाते हैं, काफी सारी ट्रेनिंग होती है, ऐसा नहीं कि दिल बोला चलो चांद पे चले, चांद पे चले गए ऐसा नहीं होता है।
समझे, काफी घंटों, काफी आवर्स, लॉन्ग आवर्स की ट्रेनिंग होती है कि वहां ग्रेविटी कम है, वहां ग्रेविटी कम है, तो हमारी जो पूरी बॉडी को आदत हो चुकी है कि भाई 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में रहने की हमको आदत हो चुकी है। सडनली हम वहां पे चले जाएंगे ना, परेशान हो जाएंगे, एकदम से डिजीनेस आने लगेगा, चक्कर आने लगेगी, पता नहीं क्या क्या, कैसे मेडिकल उसके सिम्टम्स या प्रॉब्लम्स उसके क्रिएट हो सकते हैं, पता नहीं। ओके, उसका रीजन ये है, ग्रेविटी कम होती, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इफेक्ट कम हो जाता है। तो ये कुछ जनरल आइडियाज हैं रिगार्डिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर हो गई बातें? यस, यस सर। Yes, sir. आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। यस, रुक जाएं फिर यहाँ। यस सर। Yes, sir.